वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोइट्री विद धनंजय। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के विषय में बात करेंगे, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसे नेक पेन भी कहते हैं और सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो पे पूरी तरह से बने रहिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जब नए नए कंटेंट, नई नई बीमारियों से संबंधित इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यूट्यूब अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है। देखिए, जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, तो जनरली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो 4 भागों में विभाजित होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उसकी जो विभाजन क्रिया है, किन किन फॉर्म में उसका विभाजन हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कंधा है, कंधा से लेकर के गर्दन तक उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं। और उसमें होती हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें हड्डियों, मतलब 2 हड्डियों के बीच में स्लिप डिस्क लगा होता है, तो उन हड्डियों को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और जो उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7 हड्डियां होती हैं, जो क्रमशः C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 के नाम से जाने जाते हैं। तो कंधे से लेकर के गर्दन के बीच के एरिया को हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं। इसके बाद आपके जो सर्वाइकल एरिया के नीचे का भाग होता है और लुम्बर के जो ऊपर का भाग होता है, तो सर्वाइकल एरिया और लुम्बर एरिया के बीच के भाग को जो हम थ्रोसिस एरिया बोलते हैं, जो इसमें 12 वर्टिब्रा इसमें हड्डियों का समावेश होता है, जो क्रमशः T1 से लेके T12 तक जाना जाता है। इसके बाद आता है कि लुम्बर एरिया, तो सैक्राल के ऊपर का जो एरिया होता है और आपका थ्रोसिस के नीचे का जो एरिया होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लुम्बर एरिया बोलते हैं। और इसके नीचे आता है सबसे जो निचला जो एरिया होता है, लुम्बर बैक के निचला जो एरिया होता है, उसको सैक्राल एरिया बोलते हैं। तो ये तो आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हुआ, एनाटॉमी हुआ। तो चूंकि इस वीडियो में हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम के विषय में बात करनी है, तो कंधे से लेकर के और गर्दन के बीच के एरिया को जो हम सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, तो हम इस वीडियो में उसी के विषय में जानेंगे, जो 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेकर के C7 तक, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपके 2 हड्डियों के बीच में जो स्लिप डिस्क लगा होता है, वो जनरली ओल्ड एज में आने पे, क्रमशः 60-70 साल के बाद, वो जो स्लिप डिस्क होता है वो घिसने लगता है और घिस के वो रैप्चर होकर के समाप्त हो जाता है। तो 2 हड्डियों के बीच में स्लिप डिस्क होता है और उसी स्लिप डिस्क के साथ में आपके जो हो गए सर्वाइकल नर्व निकले होते हैं। तो होता क्या है कि जनरली ओल्ड एज में जब वो आपका स्लिप डिस्क जो होता है वो एक कुशन के फॉर्मेट में काम करता है, जो 2 हड्डियों के बीच में घर्षण नहीं होने देता है। कहीं भी हम बॉडी का, जब आपका टेक्सचर का, गर्दन का मोमेंटम करते हैं, तो ये आपका एरिया देख सकते हैं, यहाँ कंधे से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एरिया जो है, तो उन हड्डियों के बीच में आपका स्लिप डिस्क लगा होता है, उसी के सहारे आपका सर्वाइकल नर्व निकला होता है। तो जब ओल्ड एज में आने की वजह से आपका वो घिस जाता है, तो 2 हड्डियों के बीच में जब छोटे छोटे बोन का वो ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि उसका एक फिनोमिना है कि वो जो बोन है वो एक कुशन के फॉर्म में काम करना चाहता है, तो छोटे छोटे हड्डियों का ग्रोथ होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो आपका वहाँ पर सर्वाइकल नर्व होता है वो इम्पीस्ड होने लगता है, वो दबने लगता है, जिसकी वजह से वो आपको दर्द उत्पन्न होने लगता है। और आपके जो भी मैसेंजर्स वगैरह होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह जो मैसेंजर्स वगैरह होते हैं, वो उस सर्वाइकल नर्व की दबने की वजह से अच्छे से पास आउट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारे आप देखेंगे कि बाह वगैरह में जो आपका सर्वाइकल नर्व निकला हुआ है, वो दबने की वजह से उसमें रक्त का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है,
और चूँकि रक्त का फ्लो नहीं होने की वजह से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के उपरांत हमारे नर्व के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है ब्लड में, वो शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, सभी उसमें जो सेल्स होते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और ग्लूकोज की सप्लाई नहीं हो पाती है ब्लड के फॉर्म में, इस वजह से वहाँ पे दर्द उत्पन्न होने लगता है। और आप जैसा कि महसूस करेंगे कि कभी कभी जनरली जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है और काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। क्यों होता है ये दिक्कतें आती क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि गर्दन वगैरह पे जो मसल्स होते हैं वो स्पाज्म कर जाते हैं, स्टिफनेस उसमें आ जाता है। ऐसा क्यों होता है हम उसको समझ लेते हैं। जैसा कि जब हम लंबे समय तक मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो उस दौरान भी ये दिक्कतें आती हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो उस दौरान भी ये दिक्कतें आती हैं। देखिए, सर्वाइकल का जो अपना एक पोस्चर होता है वो एक निश्चित पोस्चर होता है। उस पोस्चर के अगेंस्ट में जब भी हम जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है वो हमारे स्पाइनल पे पड़ता है। जैसे देखिए, जो पोस्चर है आपका, नॉर्मली पोस्चर ये है, आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में, नॉर्मली पोस्चर आपका जो नेक का जो नॉर्मली पोस्चर ये है। अगर इस फॉर्म में रख करके आप कुछ भी करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आनी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज हम समझ लेते हैं कि इसको आप देख सकते हैं कि आप समझ लीजिए यह एक मोबाइल है और मोबाइल को हम कोई ऐसे यूज़ तो करता नहीं है, तो आप देखेंगे तो गर्दन को इसे नीचे झुका करके हम मोबाइल को ऐसे यूज़ करते हैं। तो जो पोस्चर में आप देखेंगे जो एक सीधे डायरेक्शन में था, एक झुका हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके स्पाइनल पे पड़ता है। और भी झुकते हैं तो और एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे स्पाइनल पे पड़ता है। तो मोबाइल वगैरह चलाना हो गया आपका, अधिक वेट लिफ्टिंग आप कर रहे हैं, अधिक वजन वगैरह अगर आप सर पे उठा रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा स्लिप डिस्क फ्रैक्चर हो जाता है, वो हर्निएट हो जाता है या फिर वो इम्पीज्ड हो जाता है। आप लंबे समय तक लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्योंकि लैपटॉप भी तो आप ऐसे यूज़ कर नहीं सकते, तो उसकी तरफ आपके गर्दन का जो सर का मोमेंटम है थोड़ा सा आगे करना पड़ता है। तो ये जनरली देखा गया है। आप लंबे समय तक ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप ड्राइविंग करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये सब समस्याएं देखी गई है। इन कारणों की वजह से जनरली ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके अलावा यदि ये सब समस्याएं आती हैं तो किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कि जो आपका एरिया है जहाँ पे आपको पेन है, नेक पेन है, तो सबसे पहले तो उस प्रॉपर एरिया को आपको रेस्ट देना होता है। रेस्ट देना इन द सेंस कि उसको एरिया को स्टेबल करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो सॉफ्ट कॉलर आता है गर्दन में यूज़ करने के लिए, तो वो सॉफ्ट कॉलर जब पहना देते हैं तो आप गर्दन का मूवमेंट इधर उधर नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली तरीके से आप नॉर्मली इधर से उधर बस जनरली उसको रेस्टिंग मोड में ही उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसका एक बेस्ट ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। तो जनरली हर जगह हर सेंटर पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाते हैं। तो इसमें कुछ एक स्पेशल एक्सरसाइज होते हैं जो आपको ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट बता देते हैं। उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा लाभ देखा गया है। तो एक तो हो गया आपने उसको रेस्टिंग दिया, एक तो हो गया फिजियोथेरेपिस्ट। दूसरी चीज़ होता है इसको आइस से या फिर हीटिंग दी जाती है। देखिए, जनरली इसको आप पार्ट में देते हैं, जैसे 20 मिनट से अधिक इसको आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा देखिए, जो आपके चोट का स्वरूप है, दर्द का स्वरूप है, यदि सडेन हुआ है तो वहाँ पे आइस कोल्ड को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन वही 4 से 5 दिन तक हो चुका है आपका दर्द, तो फिर वहाँ पे आप हीटिंग दे करके उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और जो हीटिंग का ड्यूरेशन आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और ये सेकैया करने के बाद, चाहे वो कोल्ड से हो या फिर हीट से हो, आप तत्काल को आपको सोना नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात समझ लेते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है डॉक्टर द्वारा जनरली। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दर्द को नियंत्रित करना होता है। तो दर्द को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम आपको डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशंस का मेडिसिन दिया जाता है, जो जनरली आपको डायनापार के नाम से मिल जाता है। इसके अलावा BN जो एनसेड क्लास के ड्रग हैं वो आप दे सकते हैं।
और इसको आप 1 सप्ताह तक बीडी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके उपरांत जब आप एनसेड ड्रग देंगे तो वो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, तो गैस्ट्राइटिस के कंट्रोल के नियंत्रण के लिए आपको पीपीआई दिया जाता है, जो रविप्राजोल, पेंटाप्राजोल, डोमपेडोन, बहुत सारे पीपीआई आते हैं। तो एज अ मॉर्निंग के टाइम में उसको खाली पेट आप उसको एज अ ओडी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो मसल्स स्पाज़म हो गए हैं, स्टिफनेस हो गए हैं, अकड़ गए हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्वेलिंग फॉर्म डिज़ाइन हो जाता है और वहाँ पे आपको रेडनेस आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप स्टेरॉइड का प्रयोग कर सकते हैं, जो नॉर्मली आपको प्रेडनिसोलोन, उनाकाटिल, वाइसोलोन के नाम से मिल जाएगा, और मिथाइल प्रेडनिसोलोन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मेड्रोल और नोकार्ड के नाम से आपको मिल जाता है। इसको एज अ बीडी आप यूज़ कर सकते हैं 5 दिनों तक के लिए, तो इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके बाद जो प्रमुख मेडिसिन इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में जो यूज़ किए जाते हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, एंटी कन्वर्सेंट के तौर पे, चूँकि आपके अगर नर्व से संबंधित प्रॉब्लम है, जो हाथों में नमनेस आ जाता है, टिंगलिंग हो जाती है, जिससे झुंझुनाहट हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा जो फील होता है, उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की मेडिसिन चलाई जाती है, जिसे हम एंटी कन्वर्सेंट और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए जो यूज़ करते हैं, मेथाइलकोबालामिन वगैरह, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, एंटी कन्वर्सेंट के तौर पर आप प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये दोनों जो ड्रग होते हैं, प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन, ये दोनों वेट कॉज करते हैं, ये वेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रीगाबालिन इज़ मोर पोटेंट देन गाबापेंटिन, क्योंकि ये 8 गुना ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है गाबापेंटिन से, तो प्रीगाबालिन बेस्ट माना जाता है। तो प्रीगाबालिन आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीगाबालिन 75 आता है, 75 मिलीग्राम का आता है। उसके बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव के तौर पे आप नॉरट्रिप्टिलिन या फिर एमिट्रिप्टिलिन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको एमिट्रिप्टिलिन के तौर पर ट्रिप्टोमर काफ़ी फेमस है, वो आपको मिल जाएगा। और मेथाइलकोबालामिन जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, न्यूरोकांजी वगैरह के नाम से मिल जाता है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बट ये 3 दवाएं आप अलग अलग फॉर्म में लें, इससे अच्छा है कि अगर कॉम्बिनेशंस में कोई मेडिसिन मिल जाए, जिसमें आपका एंटी कन्वर्सेंट भी हो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव भी हो, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की रिकवरी करने के लिए जो मेथाइलकोबालामिन है वो भी हो, तो आपको इजी गोइंग हो जाएगा उसको यूज़ करने में। तो मार्केट में आपको रेशनल प्लस के नाम से मिल जाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें प्रीगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन और मेथाइलकोबालामिन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये दवाइयाँ आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी। यदि हमारा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।